नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए संस्कृत ग्रामर की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम 10th क्लास ग्रामर पढ़ रहे हैं, संस्कृत ग्रामर, और संस्कृत ग्रामर में अभी तक हमारे काफ़ी टॉपिक्स हो चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वाच्य। अब देखिए, वाच्य क्या होता है आप सभी को पता होगा। वाच्य को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ जाते हैं, अंग्रेजी भाषा की तरफ जाते हैं। आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा बच्चों एक्टिव पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं, यानी कि क्या करते हैं, हम उसमें थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, या जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक्टिव जो सेंटेंस होता है उसको पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण है, बहुत छोटी क्लास का, क्योंकि उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाच्य क्या होता है। कि वाच्य एक कहने का तरीका है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब अभिव्यक्ति क्या होती है? आप अपने मन के भावों को, विचारों को जिस तरीके से बोलना चाहते हो, या जिस तरीके से व्यक्त करते हो, या जिस तरह से बोलते हो, या जिस तरह से स्पष्ट करते हो, सामने वाले के सामने रखते हो, पेश करते हो, प्रस्तुत करते हो, वो क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। अब हम एक ही तरह से तो बात नहीं करते, लट लकार के शब्दों से तो बात नहीं करते हैं, एक ही प्रकार से प्रथमा विभक्ति में तो बात नहीं करते हैं, या फिर हम ऐसे तो बात नहीं करते हैं, या कि केवल मैं बोल रही हूँ तो मेरी बात ही प्रधान है, या मैं कोई क्रिया कर रही हूँ तो क्रिया का क्या रूप है, कर्ता का क्या रूप है, कर्म का क्या रूप है। तो ऐसे कई प्रकार होते हैं। हमारा जो कहने का तरीका है वो कई तरीके से हो सकता है, कई प्रकार से हो सकता है, किसी भी वे में हम बोल सकते हैं। हम बोलते हैं ना, कहने का वे क्या था, यानी कि आपके कहने का तरीका क्या था। तो वह कहने का तरीका ही, यानी कि आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम, अभिव्यक्ति यानी कि आप अपनी बातों को, अपने विचारों को जिस तरीके से अभिव्यक्त करते हो वो क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। साधारण शब्दों में जो शाब्दिक अर्थ वो होगा कहने का तरीका। कहने का तरीका मीन्स वाच्य। आप किस तरीके से कह रहे हो। कभी कभी आप जो वाक्य कह रहे हो उसमें आप खुद इंपॉर्टेंट हो, आप कोई वाक्य कहा है उसमें आपने जो बात कही है वो बात इंपॉर्टेंट है, किसी ने कही है वो बात इंपॉर्टेंट नहीं, क्या बात कही है वो इंपॉर्टेंट हो गई है। अब कोई आपने क्रिया करी है तो वो कभी कभी क्रिया इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे ऐसे ही आपने बात कही है, उसमें क्या प्रमुख तत्व है, वही वाच्य कहलाता है। आज हम यहाँ पर वाच्य की परिभाषा, उसके भेद और उसके उदाहरण के साथ में हम पढ़ेंगे। और देखिए बच्चों, जब मैंने आपको धातुएं पढ़ाई थी, आप सभी को पता है कि मैंने धातुएं पढ़ाई थी जिसमें परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी 3 प्रकार की धातुएं होती है। तो यहाँ पर हमने जो जितनी भी धातुएं पढ़ते हैं लौकिक संस्कृत में, या अनुवाद करते समय, या कोई वाक्य बनाते समय, हम जो भी धातुएं यूज करते हैं वो सारी की सारी परस्मैपद की धातु होती है, जिसमें लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिली लकार, 5 लकार होते हैं। ऐसे 5 लकार इसमें भी होते हैं, पर आत्मनेपद में भी होते हैं। तो 5 लकारों में हम क्या करते हैं, पट धातु ले ली तो पढ़ती, पठत, पठंती, पटसी, पठत, पठत, पठानी, पढ़ाओ, पठामी, पढ़ाओ, पढ़ाओ। ऐसे ही पढ़तु, पढ़तम, पठंतु, पठ, पढ़तम, पठप, पठानी, पढ़ाओ, पढ़ाओ। ऐसे ही विधिलीट का आ गया, ऐसे भविष्य काल, लिट लकार का हो गया, लंग लकार का आ गया, कई ऐसे आ गए। लेकिन यहाँ क्या होता है, आत्मनेपद में रूप अलग चलते हैं, होते वही 5 लकार है, लट लकार, लिट लकार, लट, लंग लकार, लोट लकार, विधिलीट लकार, होते 5 हैं, लेकिन उनके जो रूप है वो थोड़े से अलग चलते हैं। थोड़े से अलग किस प्रकार से चलते हैं कि यहाँ पर कर्म के अनुसार रूप चलेंगे, कर्म की प्रधानता को लेकर रूप चलेंगे, क्योंकि जो क्रिया है वो कर्म की प्रधानता के ऊपर आधारित हो जाएगी। अब वो कैसे होगी अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैम क्या बोल रही है, सही में आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जो कर्म है, हमारी जो धातुएं है, कर्म को प्रधान बनाने के लिए जो धातुएं आई है वो धातुएं कौन सी होगी? आत्मनेपद की धातु होगी। परस्मैपद की धातुएं आपके काम में यहाँ नहीं आएगी अगर आप कर्मवाच्य में बदल रहे हो तो, या फिर आप भाववाच्य में बदल रहे हो तो। कर्तृवाच्य में बदल रहे हो तब तो आपका वैसा ही चलेगा। तो हम यहाँ पढ़ते हैं वाच्य, वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद और उन भेदों के उदाहरण के स्वरूप हम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पढ़नी है। तो शुरू करते हैं, हमारा 1 शॉट में ये क्लियर होने वाला है। वाच्य, वाच्य को हम शाब्दिक अर्थ में लिखेंगे कहने का तरीका, कहने का तरीका, बस कहने का तरीका क्या है आपका, वही वाच्य है। जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, जो एक्टिव वॉइस में अगर हमने लिखा, क्या लिखा? राम ईट अ, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूं मैं, ठीक है।
राम ईट अ मैंगो, कि राम एक आम खाता है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में हम यहाँ चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एक्टिव वॉइस और एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो नियम है वो इस प्रकार से आता है कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि पहला हमारा ऑब्जेक्ट लगता है, प्लस यहाँ पर हमारा इज एम आर जो भी लगता है, इज एम आर, ठीक है, और वो किस अकॉर्डिंग लगता है, जो जिस टेंस में आपका सेंटेंस है। उसके बाद लगता है यहाँ पर बाय, और उसके बाद में लगता है यहाँ पर सब्जेक्ट। अब हम यहाँ पर चेंज करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अ मैंगो, अ मैंगो। अब क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, मैंगो क्या है, मतलब कौन से जेंडर में आया है, प्लूरल में आया, कौन से नंबर में आया, सॉरी जेंडर नहीं, कौन से नंबर में आया, मतलब कौन से वचन में आया है, एक वचन में आया, द्विवचन में आया, बहुवचन में आया। तो ये हमारा एक वचन में है, तो अ मैंगो इज, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और मैं भूल गई हूँ, इसके बाद में यहाँ आ जाएगी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये ईट की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, ईटन, ईटन। अब बाय, ईटन बाय राम, पूरा तरीका चेंज हो गया। राम ईट अ मैंगो, हमने लिखा है अ मैंगो इज ईटन बाय राम, कि राम एक आम खाता है या फिर एक आम राम के द्वारा खाया जाता है। तरीका चेंज हो गया। बस वही तरीका हमें यहाँ चेंज करना है कि हमने एक्टिव पैसिव सीख लिए हैं तो हम वाच्य बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको मतलब कि बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कब आपने सीख लिया। बस जो नियम है उन नियम पे ध्यान रखना है आपको, और सबसे पहले पहचानना है कि हम जो वाच्य पढ़ रहे हैं वो है क्या। अब देखिए वाच्य क्या है, वाच्य क्या है कि वाक्यों के कहने का ढंग, ढंग का मतलब क्या होता है, तरीका या फिर वे, यानी वाक्यों के कहने के ढंग को वाच्य कहा जाता है। वाक्य को अभिव्यक्त करने के अनेक ढंग होते हैं। कई प्रकार से हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं जिनमें कभी कर्ता की प्रधानता होती है, कभी कर्म की प्रधानता होती है और कभी क्रिया की प्रधानता होती है। वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया में से किसकी प्रधानता है, इस बात का ज्ञान कराने की दशा को ही वाच्य कहा जाता है। ये पता लग जाए कि आपने जो सेंटेंस बोला है उसमें कभी कर्ता प्रधान है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वो, आपने कोई सेंटेंस बोला है उसमें कोई कर्म प्रधान है, आपने कोई सेंटेंस बोला है उसमें आपकी वर्ब यानी क्रिया प्रधान है, तो उसकी प्रधानता को व्यक्त जो करता है उसे वाच्य कहते हैं। अब ये कर्ता प्रधान है तो कौन सा वाच्य होगा, कर्म प्रधान है तो कौन सा वाच्य होगा, क्रिया प्रधान है तो कौन सा वाच्य होगा, ये भी हम देखेंगे। अब आते हैं यहाँ पर वाच्य के भेद। वाच्य के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहला है हमारा कर्तवाच्य। अब कर्तवाच्य में देखिए बच्चों क्या होता है कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है, कर्ता की प्रधानता होती है। और सबसे पहले यहाँ पर अकर्मक क्रिया आती है, अकर्मक क्रिया होती है। ये जो मैं लिख रही हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है और आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं के अनुसार इसमें वाक्य बनेंगे कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया कैसी होती है, अकर्मक होती है। दूसरा है हमारा कर्मवाच्य, ये तो कर्तवाच्य है। कर्तवाच्य यानी कर्ता, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरा होता है कर्मवाच्य। अब इसमें क्या होता है कि कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता। अगर कोई बात कही जाती है तो कर्म की प्रधानता होती है। और जो क्रिया होती है, क्रिया दो रूपों में होती है। केवल यही है जिसमें दो रूपों में होती है, क्योंकि क्रिया अकर्मक व सकर्मक दोनों होती है। अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया की प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता होती है।
अब आप कहोगे यहाँ पर कि मैम कर्तवाच्य था तो कर्ता की प्रधानता हो गई, कर्मवाच्य था तो कर्म की प्रधानता हो गई, और ये भाववाच्य है तो भाव की प्रधानता होनी चाहिए, है ना। आप यही कहोगे, कई बच्चे यही कहते हैं कि भाववाच्य है तो भाव की प्रधानता होती है। नहीं बच्चों, यहाँ पर क्रिया की प्रधानता होगी कि क्रिया क्या कह रही है। और दूसरी बात जो आती है यहाँ पर, यह आती है कि इसमें अकर्मक क्रिया होती है। कर्मक कौन सी होती है, क्रिया कौन सी होती, अकर्मक क्रिया होती है। ये बहुत छोटी छोटी बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है। पहला क्या है, कर्तवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट। उसके बाद है दूसरा कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, कर्मवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है, और भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है और अकर्मक क्रिया होती है। ध्यान में आ गया आपको। अगर क्रिया की बात आती है तो कर्तवाच्य अकर्मक, क्योंकि अकर्मक क्रिया होगी तभी तो, अकर्मक क्रिया होगी तभी तो आपका कर्ता प्रधान होगा, और इसी तरह से अकर्मक क्रिया होगी तभी तो क्रिया प्रधान होगी। अब कैसे प्रधान होगी, इसमें भाव प्रकट होता है। इसमें क्या होता है, भाव प्रकट होता है। अब देखिए बच्चों, यहां क्या करना है, यहां देखिए सेव यानी सेवा करना धातु है। ये सेव क्या है, एक प्रकार की धातु है, ये एक प्रकार की धातु है। और ये कौन सी है, आत्मनेपदी धातु है। क्योंकि मैंने जब आपको धातु रूप पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, धातु रूप पढ़ाए थे। धातु रूपों में मैंने बताया था कि 3 प्रकार की धातु होती है। एक तो परस्मै पद होती है, परस्मै पद, दूसरी होती है आत्मनेपद, और तीसरी होती है उभय पद। ठीक है, तो परस्मैपदी जो हम पढ़ते हैं हमेशा, पढ़ती पढ़त पढ़ंती, आत्मनेपदी धातु हमारी ये हो गई है। तो इसमें हमारा लट लकार का रूप दिया गया है, तो सेव धातु से दिया गया है। यहां पर आ जाएगा हमारा एक वचन, यहां आ जाएगा हमारा द्विवचन, और यहां आ जाएगा हमारा बहुवचन। देखिए ध्यान से समझेंगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा, अन्यथा सब हौच पौच हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, पठ धातु यानी पढ़ना। सबसे पहले हम इसका धातु रूप बनाते हैं, और धातु रूप क्या बनाते हैं, पठ धातु से हम आत्मने रूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आत्मनेपदी रूप बनाएंगे, वो भी लट लकार का। यहां लिख लेते हैं हम, यहां हमारे पुरुष आ गए, और यहां पर हमारा आ गया एक वचन, यहां आ गया हमारा द्विवचन, और यहाँ आ गया हमारा बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये हो जाएंगे हमारे पुरुष। कौन कौन से है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या लिखा हुआ है, सेवते, तो यहाँ आ जाएगा हमारा पठ्यते। कलर चेंज कर लेते हैं, पठ्यते, सेवेते, पठयेते और सेवन्ते, ये आ जाएगा हमारा पठयन्ते। ऐसे ही बनाना है। देखिए सेव धातु से बना हुआ है, ऐसे पठ बनाना है। मैं आपको यहाँ इसलिए बता रही हूँ, जैसे हमने परस्मैपदी धातु बनाना सीखा है वैसे हम आत्मनेपदी धातु बनाना भी सीख सकते हैं। एक धातु याद कर लीजिए, उसके बाद आपका वैसे के वैसे रूप चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया हमारा प्रथम पुरुष। अब आता है मध्यम पुरुष, तो सेव से का क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, पठ्य से, सेवे थे, पठिए थे, सेवे द्वे, पठिय द्वे, पठिय द्वे। अगला आता है सेवे, सेवे का आ जाएगा हमारा पठये, सेवा वहे, पठा वहे, सेवा महे, पठा महे। हो गया। इसी रूप से आपको बनना है, लब बनना है आपका, लभयते, लभयते, लभयन्ते, लभयसे, लभेदे, लभेद्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। ठीक है, आपको ऐसे ही बनानी है। तो यह हो गई हमारी आत्मनेपदी धातु, क्योंकि और कहीं तो नहीं आएगी, कर्तवाच्य में तो इनका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य में इनका जरूर प्रयोग होता है, इसलिए इसे ये हमें आनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, अब आता है हमारा पहला वाच्य है जिसका नाम है कर्तृवाच्य। और कर्तृ का मतलब क्या होता है, कर्ता, और जिसमें हमारा कर्ता प्रधान है, यानी कि कौन प्रधान है, हमारा कर्ता प्रधान है। कर्तृवाच्य
इसमें कर्ता की प्रधानता होने के कारण क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। अब देखिए ये जो पंक्ति लिखी हुई है ना, इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ लिखूंगी, एक एग्जाम्पल बताऊंगी, उसके साथ आपका आएगा कि इसमें कर्ता की प्रधानता होने के कारण, कर्ता कौन है, मैं, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम जो भी है वो सारे के सारे कौन हो जाते हैं, कर्ता हो जाता है। कर्ता के अनुसार, कर्ता आपका एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो क्रिया भी आपकी वैसे ही लगेगी। और इसमें कर्म नहीं होता है, किसमें, कर्तवाच्य में कर्म नहीं होता है, यानी कि कर्म की प्रधानता नहीं होती है। कर्म किया जाता है लेकिन प्रधान कौन है, कर्म है, कर्ता है। ठीक है, इनकी क्रिया कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है और इसमें कर्ता प्रथमा विभक्ति में और कर्म द्वितीया विभक्ति में तथा क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। यह वाच्य सकर्मक तथा अकर्मक दोनों ही क्रियाओं में होता है। अब इसे एक उदाहरण द्वारा हम पढ़ते हैं कि राम विद्यालयम गच्छति। अब देखिए बहुत सीधा बिल्कुल साधारण वाक्य लिखा हुआ है। आप कहोगे कि मैम गच्छति तो परस्मैपदी, बिल्कुल कर्तृवाच्य में परस्मैपदी धातु ही आएगी, आप इतना ध्यान रखना। ये कर्तृवाच्य की पहचान है कि आप गच्छति परस्मैपदी धातु देख लिए है, परस्मैपदी धातु देख लिए है तो उसमें क्या होगा, आप कहोगे कर्तवाच्य है। आप इसमें धातु देख लो कि कौन सी है, यहाँ क्रिया जो है वो क्या है, परस्मैपद की है, तो आपका जो वाच्य है वो कौन सा है, कर्तवाच्य। अब इसे आप कर्मवाच्य में बदलते हो तो ये चेंज हो जाएगी, ये आपकी परस्मैपद आत्मनेपद में बदल जाएगी। भाववाच्य में बदलते हो तब भी ये आत्मनेपद में बदल जाएगी। अगर आप इसे परस्मैपद में देख रहे हो, अगर आपसे पूछा गया है कि कौन से वाच्य का यहाँ पर कौन सा वाच्य है, तो आपको क्या करना है, गच्छति, पठति, अगर लट लकार परस्मैपद की धातु यहाँ पर दी गई है तो आपको सीधा सीधा लिखना है कर्तृवाच्य। इतनी पहचान तो आपको हो गई। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ देखते हैं कि राम विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है। भाई विद्यालय कौन जाता है, राम जाता है। कौन जाता है, विद्यालय। तो राम की जगह अगर हम कौन लिख देते हैं कि विद्यालय कौन जाता है, कौन, तो उत्तर क्या आता है हमारा, राम। जब राम उत्तर निकल कर आता है यानी कि कौन प्रधान है यहाँ पर, कर्ता। कौन प्रधान है, कर्ता। कर्ता का मतलब क्रिया का पूरा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, यानी कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है वहां कर्तृवाच्य होता है, यानी कि जो कर्ता है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब इसका जो परिचय है, कर्ता यानी कि राम, राम शब्द हम जब लिखते हैं कि राम रामो रामा रामो रामो रामान रामे रामाभ्याम रामे, पूरे संबोधन कारक तक, संबोधन विभक्ति तक हम लिखते हैं, तो ये जो राम शब्द बनकर आता है, राम, ये कौन सा है, तो राम का जो परिचय आएगा, राम का जो परिचय आएगा वो क्या आएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन। क्या आएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि अगर कर्ता जिस स्थिति में है उसी स्थिति में क्रिया का रूप पता चल रहा है। क्रिया भी क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि यहां पर प्रथमा विभक्ति एक वचन है और यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन है। समझ में आ रहा कुछ आपको कि कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होगी और जो कर्म है वो द्वितीय विभक्ति में आएगा। किसमें, द्वितीय विभक्ति एक वचन में। विद्यालयम, विद्यालयम किस में आता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में आता है। और ये जो राम है, राम क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। और अगर क्रिया आपकी प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार परस्मैपदी धातु आती है तो आपका ये जो वाक्य कौन से वाच्य में है, कर्तृवाच्य में ये वाक्य कहा गया है कि राम विद्यालय को जाता है या राम विद्यालय जाता है। तो कौन जाता है भाई विद्यालय, कौन जाता है, राम जाता है। तो राम की स्थिति का आपको पता चल गया है। और यहाँ पर परस्मैपदी धातु इसकी पहचान है, ये ट्रिक है कि आप परस्मैपदी धातु जहाँ देख रहे हो वो कर्तवाच्य होता है और कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता जिस रूप स्थिति में, कर्ता जिस पुरुष तो नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन में है तो आपकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। वहां पर आपका कौन सा वाच्य होगा, कर्तवाच्य होगा। अब देखिए इसके और भी उदाहरण हम देख लेते हैं। यहां हम उदाहरण लिखेंगे बहुत से। उदाहरण इस प्रकार से लिखेंगे,
सीता चित्रम पश्यति। अब सीता यहां पर है, सीता क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, और ये क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन। ये प्रथम पुरुष एक वचन और ये प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो एक वचन ये आया है और एक वचन यही है, ये प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो जिस स्थिति में सीता यानी कि आपका कर्ता है, उस स्थिति में क्रिया है, वहां पर कौन सा वाच्य होगा, कर्तवाच्य होगा। ऐसे ही देख लीजिए और एक उदाहरण देखते हैं। बालकः फलम खादति, कृषकः क्षेत्रम कृषति। अब यहां पर आ जाएगा आपका मयूरा नर्तयन्ति। अब देखिए क्या कहा था, अकर्मक क्रिया है। अब मयूरा यहाँ बहुवचन आ गया है, तो नर्तयन्ति यहाँ पर बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन आ गया, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन आ गया है। और देखिए बालिका लेखनम लिखन्ति, बालिका लेखनम लिखन्ति। अब यहाँ पर बहुवचन है, यहाँ पर बहुवचन है, लेकिन जो आपका कर्म है यह आपका क्या हो गया है, यह आपका कर्ता हो गया है, यह आपका कर्म हो गया है और यह आपकी क्रिया हो गई है। अब जब क्रिया जो कर्ता के अनुसार होती है, कर्म पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्या, कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ देखिए ये जो कर्म है सारे ये ऐसे कैसे है, लेकिन अगर हमने रूप परिवर्तित कर दिए, इसको बहुवचन बना दिया, तो क्रिया पे फर्क पड़ेगा। अगर आप बहुवचन बना रहे हो, कर्ता को बहुवचन बना रहे हो, तो क्रिया को भी बहुवचन बनाना होगा। कर्ता आपका द्विवचन में है तो क्रिया भी आपकी द्विवचन में होगी। अगर कर्ता एक वचन में है तो आपकी क्रिया भी एक वचन में होगी, लेकिन कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कर्ता परिवर्तित हो रहा है तो क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है, या क्रिया परिवर्तित हो रही है तो कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कर्म पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। वहां पर कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है, जहां पर कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। कि वाक्य का यानी कि कहने के तरीके का सीधा प्रभाव किस पे पड़ा है, कर्ता पर, यानी कि सब्जेक्ट पर। आप कौन हो, क्या है, इस पर प्रभाव पड़ रहा है। संज्ञा सर्वनाम में से कोई भी हो सकता है, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। आगे देखिए बच्चों, अब आता है हमारा दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य हो गया हमारा, अब हम पढ़ते हैं कर्मवाच्य। कि कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, कर्म की। कर्म की प्रधानता होने के कारण क्रिया का सदैव कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार होती है। पहले क्रिया कैसी थी, पहले जो क्रिया थी वो कर्ता के अनुसार होती है। एक वाक्य यहां पर लिख लेते हैं हम कि जो क्रिया है कर्तृवाच्य में, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है, कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो सदैव कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार होती है। कि कर्तृवाच्य में तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो कर्म जिस पुरुष और जिस वचन में है, उसी पुरुष और उसी वचन में कौन चली जाएगी, क्रिया चली जाएगी। आगे देखिए, इसमें कर्ता तृतीया विभक्ति में और कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है, और यह वाच्य केवल सकर्मक धातुओं में ही होता है, क्योंकि क्रिया सकर्मक होने पर ही वाक्य में कर्म का होना संभव है, और जब कर्म होगा तभी क्रिया कर्म के अनुसार की जाएगी। अब देखिए ये कैसे की जाएगी, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर जो कर्ता है वो तृतीया विभक्ति का होगा, तृतीया विभक्ति का, आप इसे ध्यान रखिएगा। प्लस कर्म है, कर्म अपने अनुसार ही होगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि क्रिया सदैव कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार होगी, और इसमें कर्ता तृतीया विभक्ति में और कर्म प्रथमा विभक्ति में, और ये जो कर्म है वो प्रथमा विभक्ति में होगा। किस में होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा। और यहाँ पर जब क्रिया आती है, क्रिया ये इसी के अनुसार होगी, प्रथम पुरुष में,
प्रथमा विभक्ति है तो प्रथम पुरुष में होगा, ठीक है ना। प्रथम पुरुष में कर्म जो भी वचन है, जो भी लिंग है, उसके अनुसार ये क्रिया होगी। अब ये कैसे होगी देखिए, यहां पर हम देखते हैं। अब देखिए कैसे होगी, यहां देखते हैं हम एक उदाहरण लिखते हैं। पहला उदाहरण लिखते हैं कि रामः गृहं गच्छति। अब इसको देखकर आप क्या बताओगे कि ये कौन सा वाच्य है, ये हमारा कर्तृवाच्य है। अब क्यों है कर्तृवाच्य, क्यों है, क्योंकि ये जो हमारी धातु है, ये धातु है, ये क्या है, कैसी है, प्रथम पुरुष एक वचन और लट लकार परस्मैपदी, और ये क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब कर्मवाच्य में बताया क्या है, कर्मवाच्य में क्या बताया है कि जो कर्ता है वो तृतीया विभक्ति एक वचन में आ जाएगा। कर्ता किस में आ जाएगा, तृतीया विभक्ति में हो जाएगा। इसलिए हम कर्मवाच्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कर्मवाच्य बोलेंगे। तो अब हमें इसे क्या करना है, ये कर्तृवाच्य में है, अब हमें इसे कर्मवाच्य में बदलना है। यही इंपॉर्टेंट होता है, ये बदलना। कर्तृवाच्य बहुत कम आता है कि कर्तृवाच्य को पहचानना, ये बहुत कम आता है। आपको क्या आएगा, आपके क्वेश्चन में क्या आएगा कि कर्तृवाच्य का सेंटेंस दिया हुआ होगा, आपको कर्मवाच्य में बदलना होगा। कर्मवाच्य में कब बदलोगे, जब आपको नियम पता है। अब देखिए कर्मवाच्य का नियम क्या है कि ये जो राम है, राम, ये किस में हो जाएगा, ये राम हो जाएगा आपका तृतीया। राम एक वचन है, यहां पर एक वचन और प्रथमा विभक्ति है। अब यहां पर क्या होगा, तृतीया विभक्ति एक वचन में चला जाएगा। तो राम का तृतीया विभक्ति एक वचन क्या होगा, राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण एक वचन आ गया। यहां हम लिखेंगे रामेण, क्या लिखेंगे, इसको बदल कर क्या लिखेंगे, रामेण, रामेण। गृहम क्या हो जाएगा, गृहम। तो गृहम क्या है, कर्म है, तो कर्म का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा कि रामेण गृहम, गृहम गच्छति। अब गच्छति क्या है, यहां पर गच्छति का जो रूप दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर हमें परस्मैपदी धातु में प्रथम पुरुष एक वचन दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, आत्मनेपदी धातु में क्या हो जाएगा, आत्मनेपदी धातु में प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। तो गच्छति का क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो गम धातु से बनता है, गम धातु से हम गम में ही आत्मनेपद में लगाएंगे। तो गम में हमने आत्मनेपद में क्या लगाया था, पठियते पठियते पठियन्ते, तो यहाँ हो जाएगा गम्यते, क्या बन जाएगा यहाँ पर, गम्यते। ये हो गया हमारा कर्मवाच्य, ये कर्मवाच्य का रूप हो गया है। क्या करा हमने, कुछ नहीं करा। राम एक वचन है और प्रथमा विभक्ति है, उसको एक वचन और तृतीया विभक्ति बनाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। राम को, राम अगर यहाँ पर द्विवचन है तो तृतीया विभक्ति का द्विवचन आ जाएगा। राम अगर यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो यहाँ तृतीया विभक्ति का बहुवचन आ जाएगा। बस कौन सी विभक्ति होगी, ये तृतीया विभक्ति होगी, वचन उसके अनुसार लग जाएगा। अब यहाँ जो आ जाएगा हमारा गृहम, गृहम हमारा ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि गृहम हमारा क्या है, कर्म है। अब गच्छति, गच्छति किसके अनुसार आएगा, गृहम के। तो गृहम हमारा गच्छति है, गृहम हमारा कर्म है और गच्छति हमारी क्रिया है। ये परस्मैपदी थी, हमने इसे आत्मनेपदी में बदल दिया। तो रामेण गृहम गच्छत गम्यते, क्या आ जाएगा, रामम गृहम गम्यते। इसी तरह से देखिए और लिखते हैं हम, उदाहरण और करते हैं, उदाहरण करेंगे तभी समझ में आएगा। ये हमारा पहला ही उदाहरण है। अब आता है हमारा यहाँ पर सह, सह क्या है, तत् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसको देख लीजिए। अब आपका सह आया है, हम कर्तृवाच्य लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कर्तृवाच्य लिख रहे हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। क्या आ गया, सह, सह पाठम पठति, सह पाठम पठति। या फिर हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि आप एक वचन से देख रहे हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा तो पाठम पठत, पठति पठत, द्विवचन आ गया ये, क्योंकि द्विवचन की क्रिया लगेगी। ये हमारा द्विवचन है, ये क्या है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, स, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा प्रथम पुरुष द्विवचन। अब यहाँ देखिए क्या करना है, हमें क्या करना है, ये हमारा कर्तृवाच्य है। कौन सा है, कर्तृवाच्य, इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है।
और कर्मवाच्य में हम क्या बदलेंगे, क्योंकि क्या है ये प्रथमा विभक्ति, स तो ते, तम तो तान आ गया। अब आगे तेन, तेन क्या है एक वचन, ये हमारा द्विवचन है। तेन ताभ्याम, तो यहां आ जाएगा ताभ्याम, ताभ्याम पाठम। अब ये द्विवचन है तो द्विवचन में क्या आएगा, यहाँ पर पठत है तो पठयते क्या आ जाएगा, पठयते पठियते पठियन्ते, पठियते पठियते, यहाँ आ जाएगा हमारा पठयेते। ये हो गया हमारा, देखिए किताभ्याम पाठम पठियते, ये हमारा कर्मवाच्य में बदल चुका है। ऐसे आपको बदलना है। अब आ जाएगा हमारा, देखिए और लिखते हैं कि सीता, सीता विद्यालयम गच्छति, सीता विद्यालय जाती है। अब हम ये क्या है हमारा कर्तवाच्य, अब हम इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, सीता का तृतीय विभक्ति क्या हो गया, सीताया, 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 विद्यालयम, विद्यालयम हमारा ऐसा का ऐसा आएगा विद्यालयम, गच्छति तो गच्छति का क्या आ जाएगा, गम्यते, गम्यते। ठीक है, ऐसे आपको कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है। बस हमको क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी प्रथमा विभक्ति है, जो आपका कर्ता है, वो तृतीया विभक्ति में हो जाएगा। तृतीया विभक्ति में आपका एक वचन है कर्ता, प्रथमा में तो एक वचन रहेगा, द्विवचन है तो द्विवचन रहेगा, बहुवचन है तो बहुवचन रहेगा। और आपकी जो क्रिया है, आपका कर्म ऐसा कैसे रहेगा, कर्म देखिए कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, और जो आपकी क्रिया है वो परस्मैपदी से आत्मनेपदी में हो जाएगी, और जिस पुरुष और वचन में है उसी पुरुष और उसी वचन में आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है हमारा, रविंद्रेन पाठ पठियते, कि रविंद्र द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। यही भाव आता है कि रविंद्र के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, कर्मवाच्य आ गया है। अब हम इसे कर्तृवाच्य में, पहले हमने क्या करा था, यहाँ पर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदला है। क्या करा है हमें, कर्तृवाच्य से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, ठीक है, ये बदला था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। ठीक है, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। अब ये कर्म है, क्यों, क्योंकि तृतीया है, तो अब इसे आप प्रथमा कर दो, रविंद्र कर दो, बस और कुछ नहीं करना है। पाठम, यहाँ आ जाएगा पाठम, पठियते तो पठती, बस ये आ गया आपका, ये कर्तृवाच्य बन गया। रविंद्रन को तृतीया से प्रथमा कर दो, क्योंकि एक वचन है तो एक वचन कर दिया। पाठम को हमने पाठम कर दिया है, यहाँ पर आ जाएगा। पठियते एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, इसको प्रथम पुरुष एक वचन कर दिया, परस्मैपदी पठती कर दिया, कि रविंद्र पाठ पढ़ता है। ये तो हो गया रविंद्र के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, और ये हो गया रविंद्र पाठ पढ़ता है। आगे देखिए मनुष्य, मनुष्य कौन सा हो गया, तृतीया। हम यहाँ साधारण शब्दों में लिख देंगे मनुष्य। कथाम, कथाम श्रूयते तो शृणोति, शृणोति, ये आ गया हमारा प्रथमा। मनुष्य के द्वारा कथा सुनी जाती है तो मनुष्य कथा सुनता है। आगे देखिए बच्चों, मया, मेरे द्वारा, पाठम स्मरयते, स्मरण किया जाता है, मेरे द्वारा पाठ को याद किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, मया का मेरे द्वारा हो जाएगा तो अहम, क्या हो जाएगा, अहम पाठम, पाठम स्मरति। देख लीजिए ये बन गया हमारा, बहुत ही सरल है, बहुत आसान है। अब अगर आपको ये बनाना है, इसको यहाँ पर अहम पाठम स्मरति, तो आपको क्या करना है, अहम की जगह मया लिखना है, आपको तृतीया बनाना है। मनुष्य की जगह मनुष्य लिखना है, आपको तृतीया बनाना है। रविंद्र की जगह रविंद्रेन लिखना है, आपको तृतीया बनाना है। ऐसे ही आपका जो कर्म है वो एज इट इज रहेगा, और आपकी जो क्रिया है वो परस्मैपद से आत्मनेपद और आत्मनेपद से परस्मैपद, ये कर्म में आपको ध्यान रखना है। और बहुत आसान है, अगर आप बार बार बनाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना कि तृतीया कौन सी है, इसकी तृतीया कौन सी है, इसकी तृतीया कौन सी है, तो आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारा तीसरा जो वाच्य है जिसका नाम है भाववाच्य। अब देखिए भाववाच्य में कोई भाव नहीं आता है। जैसे हम संज्ञा पढ़ते हैं, संज्ञा में कौन कौन से, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा होती है। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक में तो व्यक्ति की प्रधानता होती है। जाति में एक समूह को बताया जाता है, समूह में आप द्रव्य को भी ले सकते हैं और किसी समूह को भी ले सकते हैं। और आप भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, जैसे लड़का तो लड़कपन, बच्चा तो बचपन, बूढ़ा तो बुढ़ापा, मीठा तो मिठास, इस तरह से भाव आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भाव नहीं आता है।
यहाँ पर क्रिया की प्रधानता होती है, क्योंकि किसी भी वाक्य में कोई भी वाक्य बना दिया है, कोई भी जैसे वाक्य है उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, एक तो कर्ता होता है, एक कर्म होता है और एक क्रिया होती है। तो जहाँ कर्ता प्रधान है वो कर्तवाच्य, जहाँ कर्म प्रधान है वो कर्मवाच्य, और जहाँ क्रिया प्रधान है वहां पर आ जाएगा आपका भाववाच्य। ठीक है, तो इस भाववाच्य को अब हम पढ़ेंगे। तो भाववाच्य क्या है, देखिए इसमें मात्र भाव मतलब क्रिया, इसमें मात्र भाव यानी कि क्रिया तत्व की ही प्रधानता होती है, अर्थात इसमें क्रिया का संबंध कर्ता अथवा कर्म से न होकर कर्ता और कर्म से नहीं होता है, न तो क्रिया का संबंध कर्ता से होता है न उस क्रिया का संबंध कर्म से होता है, कि इस क्रिया का संबंध कर्ता अथवा कर्म से न होकर केवल भाव से ही होता है कि क्रिया किस प्रकार की है। अतः इसमें कर्ता यदि है तो तृतीया विभक्ति में होता है और कर्म होता ही नहीं है और क्रिया भाव के अनुसार होती है। प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग एक वचन में ही होती है और यह अकर्मक क्रियाओं में ही होती है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए हमारे पास क्या था कि जब हमने कर्ता पढ़ा था तो कर्ता में क्या था कि कर्ता कर्म और क्रिया तीनों चीजें थी। अब हमने कर्म पढ़ा तो कर्म में क्या था कि कर्ता कर्म और क्रिया तीनों चीजें थी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, क्रिया। अब इसमें कह रहे हैं कि एक वाक्य में तीन चीजें होती है ना, तीन चीजें कौन कौन सी होती है, कर्ता कर्म और क्रिया। इन तीन चीजों से मिलकर एक वाक्य बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्तवाच्य, क्या बोल रहे हैं कि कर्तवाच्य में और कर्मवाच्य में तो ये तीनों चीजें होती है, लेकिन भाववाच्य में ये नहीं होती है। कौन सा, कर्म, ये कर्म नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ भाववाच्य में क्या होती है, यहाँ लिख लेते हैं हम। भाववाच्य में क्या होता है, एक तो कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, बस ये दो चीजें होती है। कर्ता और क्रिया ये दो चीजें होती है और उसी से क्या बन जाता है, भाववाच्य बन जाता है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि भाववाच्य में कर्ता और क्रिया बस दो ही चीजें होती है, जबकि कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में कर्म भी होता है। तो जहाँ कर्म साधारण में है आप पहचान जाओगे कि कौन सा वाक्य है, जहाँ कर्म तो है और जो आपका कर्ता है वो तृतीया विभक्ति में आ गया है तो आप पहचान जाओगे कि ये कर्मवाच्य है। और जहाँ पर आपका कर्म है ही नहीं, बस क्रिया का भाव ही प्रकट हो रहा है, वहाँ आप समझ जाओगे कि ये भाववाच्य है। अब कैसे समझ जाओगे, देखिए अब देखिए इसमें क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक साधारण भाषा में लिखा हुआ है कि मैं हंसता हूँ, ये कौन सी है, अकर्मक क्रिया। और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया ही होती है। कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया। आपको ध्यान में रखना है कि मैं हंसता हूँ तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर अहम हसामी, क्या हो जाएगा, अहम हसामी। अब इस अहम हसामी को आपको क्या करना है, पहले आपको अकर्मक क्रिया बना देनी है। अकर्मक क्रिया यानी कि मैं हंसता हूँ, तुम सोते हो, तुम रोते हो, वह चलता है। कहाँ चलता है वो पता नहीं, वह चलता है। तो हम देखिए अहम हसामी को जब हम भाववाच्य में बदलेंगे, क्योंकि अभी ये कर्तवाच्य में है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी है, लट लकार परस्मै पद उत्तम पुरुष एक वचन चल रहा है और यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन चल रहा है। तो हमें क्या करना है, इस अहम को तृतीया बनाना है। तो अहम का तृतीया क्या बन जाएगा, मया। हसामी का क्या बन जाएगा, हस्यते। क्या बन जाएगा, हस्यते, मया हस्यते, यानी मेरे द्वारा हंसा जाता है। आगे देखिए वह चलता है, तो वह क्या हो गया है, सह। हम यहाँ लिखेंगे हिंदी में, थोड़ा इसको रफ कर देती हूँ। वह चलता है, तो वह को क्या बोलेंगे, सह चलती। क्या लिखेंगे, चलती। अब इसे संस्कृत में कैसे लिखेंगे, स क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब इसको तृतीया बनाना है तो स तो ते तम तो तान तेन आ गया, प्रथमा तृतीया आ गया तो तेन। यहाँ पर चलती तो चल्यते, क्या हो जाएगा, चल्यते। यहाँ आ जाएगा चल्यते। आया समझ में आपको, ऐसे आपको बनाना है। सिर्फ और सिर्फ इसमें कर्ता और क्रिया होगी, इसमें कर्म नहीं होगा। आगे देखिए बच्चों, और उदाहरण करते हैं हम यहाँ पर
उदाहरण जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें पूरा का पूरा समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लिखेंगे। वह लिखता है, अब क्या लिखता है पता नहीं, क्योंकि जब हमने क्रिया पढ़ी थी, मैं इसके लिए थोड़ा सा और बताऊंगी, क्रिया का रूप भी बताऊंगी कि जब क्रिया पढ़ते हैं तो क्रिया जब अकर्मक और सकर्मक पढ़ते हैं तो अकर्मक क्रिया क्या होती है जिसमें कर्म नहीं होता है और सकर्मक क्रिया क्या होती है जिसमें कर्म होता है। थोड़ा मैं यही बता देती हूँ कि वह लिखता है। अब जब हम क्वेश्चन करते हैं कि वह क्या लिखता है, अब वह क्या लिखता है तो उत्तर नहीं आ रहा, हमारे पास उत्तर आ ही नहीं रहा है कि वह क्या लिखता है, वह सिर्फ लिखता है। अगर हम यहाँ लिखते हैं वह पत्र लिखता है, पत्र लिखता है, तो ये तो क्या हो गई हमारी अकर्मक जिसमें कर्म नहीं है, और ये वह पत्र लिखता है, वह क्या लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो ये हो गई हमारी सकर्मक। तो इस तरह का जो कर्म है वो यहाँ नहीं आता है, वो कौन सी क्रिया कहलाती है, अकर्मक क्रिया है। और भाववाच्य में हमें अकर्मक क्रियाओं को ही देखना है, ठीक है ना, किसको देखना है, अकर्मक क्रियाओं को देखना है। तो अकर्मक क्रिया मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, वह लिखता है, राम बोलता है, हाथी गरजता है, वह चलती है, तुम नाचते हो, हम हंसते हैं। इतना कर लिया हमने तो बहुत है, क्योंकि इतने से हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ हम क्या कह रहे हैं। अब देखिए ये तो क्या है बच्चों, हिंदी में लिखा हुआ है, इसको पहले मैं संस्कृत में लिख देती हूँ कि वह लिखता है, सह लिखती, क्योंकि जब तक आपके माइंड में हिंदी में कोई शब्द नहीं बनेगा तब तक क्या आप इसे संस्कृत में वाच्य परिवर्तन कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। राम बोलता है, राम वदती, हाथी गरजता है, गज गरजती, वह चलती है, सा चलती, तुम नाचते हो, त्वम नृत्यति, हम हंसते हैं, वयम हसामी। अब देखिए अब इस हमें क्या करना है, ये तो हमारा क्या है, कर्तृवाच्य, क्या है, कर्तृवाच्य। अब हमें इसे भाववाच्य में बदलना है, कर्तृवाच्य ये हमें भाववाच्य में बदलना है, क्योंकि ये क्रिया कभी भी कर्मवाच्य नहीं होगी, क्योंकि इसमें कर्म का अभाव है, इसलिए कर्मवाच्य क्रिया कभी नहीं होगी, कर्तृवाच्य ही है, क्योंकि कर्तृवाच्य में भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों होती है, लेकिन कर्मवाच्य में केवल और केवल सकर्मक होती है। और यहाँ पर आता है भाववाच्य, और भाववाच्य में भी अकर्मक क्रियाएं होती है, तो यहाँ पर भी कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया है, इस अकर्मक को फिर अकर्मक में बदलना है। तो स लिखती, स का तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगा, तेन, लिखती, लिख्यते, तेन लिख्यते, तेन लिखती, तेन लिख्यते, ठीक है। राम वदती, रामेण, तृतीय विभक्ति, रामेण वद्यते, गज गर्जती, गजेन, क्या आ जाएगा, गजेन गर्जयते, सा चलती, सा, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो सा ते ता, ताम ते ता, तया। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, तया चल्यते, त्वम नृत्यति, तो त्वम नृत्यति का यहाँ पर क्या आ जाएगा, त्वम का तृतीय आ जाएगा यहाँ पर, त्वया, क्या आ जाएगा, त्वया, नृत्यते, नृत्यते, ठीक है। आगे देखिए, वयम हसामी, तो वयम हसामी का यहाँ पर क्या आ जाएगा, मया, तृतीय विभक्ति, मया अवाभ्याम अस्माभि, अस्माभि आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, अस्माभि, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, बहुवचन आ गया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, अस्माभि, अस्माभि, अस्माभि हस्यते। अब हस्यते
हस्यते, यहाँ पर हस्यन्ते आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुवचन आ जाएगा, तो हस्यन्ते आ जाएगा हस्यन्ते। तो इस तरह से आपको कर्तृवाच्य से भाववाच्य बदलना है कि स लिखति, तेन लिख्यते, राम वदति, रामेण वदते, गज गर्जति, गजेन गर्जते, सा चलति, तया चल्यते, और त्वं नृत्यति, त्वया नृत्यते, नृत्येथे आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है हमारा नृत्येते, ठीक है, नृत्येते आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर मध्यम पुरुष चल गया हमारा। वयम हसामि, अस्माभिः हस्यन्ते, ठीक है, हस्येवे, हस्यामहे आ जाएगा, ये हस्यामहे, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन आएगा, हस्यामहे, हस्यामहे, कि अस्माभिः हस्यामहे, इस तरह से आपका चलेगा। यहाँ मुझसे भी थोड़ी गड़बड़ हो गई कि वयम हसामी, तो हसामी क्या है बहुवचन, तो यहाँ पर भी बहुवचन आएगा, उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप आएगा। ऐसे ही यहाँ पर त्वम क्या है, त्वम क्या है नृत्यत, नृत्यति नहीं आएगा यहाँ पर, नृत्यसी, नृत्यसी, और यहाँ नृत्य से, ठीक है, नृत्य से आ जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पूरा करना है। तो ये हो गया हमारा भाववाचक, भाववाच्य मतलब क्या हो गया है, भाववाच्य हो गया। आगे देखिए यहाँ पर हम चेंज करते हैं। अब देखिए वाच्य परिवर्तन की नियम कैसे है। वाच्य परिवर्तन की नियम ऐसे है कि कर्तृवाच्य में वर्तमान काल की क्रियाओं को यदि कर्मवाच्य में परिवर्तन किया जाता है तो क्रियाओं में इस प्रकार परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है, ये तो हो गया हमारा कर्तवाच्य, कौन सा हो गया हमारा कर्तृवाच्य हो गया है, और ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। देखिए कर्तृवाच्य, ये कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया ऐसे चलेगी, ऐसे ही ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में कौन सी आत्मनेपदी धातु चलेगी, यानी कि आत्मनेपदी क्रिया चलेगी, और कर्तृवाच्य में केवल और केवल कौन सी धातु चलेगी, परस्मैपदी चलेगी। जैसे यहाँ पे पठती आ गया तो यहाँ भाववाच्य और कर्मवाच्य में पठियते आ जाएगा। अब ये इसलिए लिखा जा रहा है कि अगर आपके कोई ऐसे धातु आ जाती है तो आपको उनका कौन सा रूप आपको लिखना है कि खादंती, तो यहाँ खादंते, ये खादती आएगा, तो खादती में आपको क्या करना है, यह आ जाएगा खादयते, खादते का रूप चलेगा। धावति, धाव्यते, करोति, क्रियते, नयति, नीयते, उत्पत्ति, उत्पत्त्यते, लिखति, लिख्यते, भवति, भूयते, हसति, हस्यते, क्रीणाति, क्रियते, गच्छति, गम्यते, रोदिति, रुद्धते। यह आपको रूप इसमें ऐसे आपको ध्यान में रखना है और ऐसे आपको बनाना है। आगे चलते हैं बच्चों। तो इस तरह से ये सारे रूप आपको बनाने हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। नियम आपको याद रखने हैं कि कर्तृवाच्य के नियम क्या है कि सबसे पहले हमारा कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। कर्ता जिस रूप में होता है उसी रूप में क्रिया होती है और क्रिया परस्मैपदी होती है। आगे आता है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में भी कर्ता, कर्म और क्रिया होती है, लेकिन जो कर्ता होता है वो तृतीय विभक्ति का हो जाता है और कर्म हमारा ऐसा ही रहता है क्योंकि पूरा प्रभाव कर्म पे पड़ा है, और कर्ता जो क्रिया होती है वो आत्मनेपदी धातु की हो जाती है। ऐसे ही भाववाच्य क्रिया में होता है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, सिर्फ कर्ता और क्रिया होती है। कर्ता हमारा तृतीय विभक्ति और क्रिया हमारी आत्मनेपदी धातु में। तो ये आपको याद में रखना है, ये ध्यान में रहेगा तो आपका जो वाच्य है वो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास देखिए। आज की क्लास देखिए बच्चों, हमारी वाच्य परिवर्तन की यहीं समाप्त होती है। वाच्य परिवर्तन आपको ऐसे ही करने हैं। जिन जिन बोर्ड में वाच्य परिवर्तन आता है उन्हीं को करना है, जिनके सिलेबस में नहीं है उनको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आपके लिए अगला टॉपिक आता है, जो भी टॉपिक है उसको पढ़ लीजिएगा। तो जो बच्चे जिन जिन बच्चों की क्लास में या जिन जिन बच्चों के बोर्ड में ये वाच्य सब जो टॉपिक है वो आया है उनको ही पढ़ना है। बाकी बच्चों को अगर नहीं आया है तो ऐसे ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे तो है नहीं, हम क्यों पढ़े, तो वो दिखती सी बात है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिए कि आपके नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना है, जिन बच्चों के है वो पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर से हाजिर होते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।